हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और मैं ईशु ठाकुर बेटा आज आपके लिए करंट अफेयर और जीएस की क्लास लेके हाजिर हूं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले बेटा, आज जो हम 5 सितंबर को जो डॉक्टर राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सभी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस रूप में हम आज क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। तो इसी शुभकामना के साथ हम आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और जीएस और करंट अफेयर की क्लास में आपके लिए कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बेटा, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है बेटा, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज नॉट अ शुगर कैन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि क्या बोला गया इसमें कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि ये जो करंट अफेयर क्लासेस है, जीएस की क्लासेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एक हमारे एग्जाम्स में। चाहे बीपीएससी के एग्जाम्स हों, कोई भी अदर एग्जाम्स हों, उसमें करंट अफेयर और जीएस का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से इस क्लास के हर एक क्वेश्चन को देखिए, सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हमारे जो ऑप्शन है कहता है कि एक गोपालगंज, ऑप्शन बी जो पटना है, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है दरभंगा, और ऑप्शन डी जो हमारे पास क्या है नवादा है। यानी कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है? तो मेरा मोटिव यही है कि हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। तो चलिए इसी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहता है नवादा गन्ना उत्पादक जिला नहीं। जो नवादा है अपना, वो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। और नवादा प्राचीन मगध परमंडल दक्षिण बिहार का एक हिस्सा है। किसके बिहार का? ये साउथ बिहार का क्या एक हिस्सा है। ठीक है, और नवादा नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द नव अवध से हुई है, जिसका अर्थ होता है नया शहर। तो हर एक एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसमें क्या बोला गया है कि नवादा जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, और नवादा प्राचीन मगध परमंडल दक्षिण बिहार का एक हिस्सा है। नवादा नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द नव अवध से हुई है, जिसका अर्थ है नया शहर। और नवादा नारद संग्रहालय नामक एक संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 1974 में स्थापित किया गया था। तो हर एक क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेनेशन देता है उसमें बहुत से क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाई जाती है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा जिला है? नवादा जिला है। तो आपके सामने जो ऑप्शन थे, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा नवादा। ऑप्शन डी क्या है हमारे पास? करेक्ट आंसर है नवादा, जो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है बिहार। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? और ऑप्शन जो आपके सामने है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य ने क्या शुरुआत करी है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े। तो एक्सप्लेनेशन कहता है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। तो कौन सा है वो राज्य? हिमाचल प्रदेश है। और आपसे ये भी पूछ सकता है भाई ये मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस लिए शुरू की गई? तो इसका आंसर आपका यहां से आ जाएगा कि कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है।
और इस योजना का उद्देश्य है इन बच्चों को शिक्षा और कल्याण में सहायता करना कि इनकी शिक्षा अच्छी हो सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो हमारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए क्या किए गए, आवंटित किए गए हैं। और पात्र लाभार्थियों में कौन कौन से जिन्हें ये लाभार्थी हैं, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता शामिल हैं जिनकी आय प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से कम है, यानी कि जो उनकी एनुअल इनकम है वो लेस देन है 1 लाख। क्लियर है बात, किससे, 1 लाख से लेस देन। और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पात्र अभिभावकों को शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य व्यय के लिए प्रति माह 1000 रुपए मिलेंगे। ये एक अच्छा कदम है सरकार का। और उस शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सहायता यहाँ पे क्या दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। तो ये हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, इन्होंने बड़ा अच्छा है, यहाँ की सरकार ने करा है, ये काम किया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर है। तो आप देखेंगे जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश वो राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत करी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में खबरों में आया ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस यानी कि ईईई किस रोग जनक के कारण होता है। कि भाई जो ईस्टर्न एक्यून जो हमारे पास है ईईई, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, आप न्यूज में देखा होगा, ये किसके थ्रू होती है, विच पैथोजन। तो ऑप्शन ए हमारे पास आता है वायरस है, ऑप्शन बी हमारे पास प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी हमारे पास बैक्टीरिया और या ऑप्शन डी फंगस। ठीक है, तो चलिए आई होप आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा, एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो कहता है हाल ही में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक व्यक्ति की दुर्लभ ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस ईईई वायरस से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई। तो ये क्या है, एक तरीके का वायरस है और ई एक दुर्लभ यानी कि रेयर लेकिन गंभीर और अक्सर घातक संक्रमण है। तो रेयर लेकिन सबसे खतरनाक संक्रमण है ये, जो ई वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, जिससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ठीक है, और यानी कि ब्रेन इन्फ्लेमेशन, ठीक है, होती है। तो ईईवी स्तनधारियों यानी कि जो हमारे मैमल्स हैं, पक्षी हैं, सरीसृपों और उभयचरों सहित विभिन्न जानवरों को संक्रमित कर सकता है। यानी कि ये किसके जानवरों को कर सकता है बेटा, ये इन सब जानवरों को क्या कर सकता है बेटा, संक्रमित कर सकता है। और ये वायरस संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य और घोड़ों में फैलता है। मच्छरों के काटने से मनुष्य और घोड़ों में फैलता है, जो पक्षियों और स्तनधारी यानी कि जो मैमल्स है दोनों को खाते हैं। ईई के मामले मनुष्य में दुर्लभ है यानी कि बहुत ही कम, लेकिन गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। यानी कि इससे क्या हो सकती है, गंभीर बीमारी यानी कि समस्या हो सकती है। और क्षणों में सिर दर्द है, इसके तेज बुखार है, ठंड लगना है, उल्टी वॉमिटिंग है, भटकाव, दौरे या कोमा शामिल हो सकते हैं, जिसमें 30% मृत्यु दर है। यानी कि 30% चांस जो है क्या है, वो इसमें डेथ के होते हैं। ठीक है, और ये क्या है बेटा, एक वायरस है। तो अभी तो मैमल्स में ये कम है, लाइक हम बात करें ह्यूमंस के अंदर, लेकिन कुछ पता नहीं वायरस होगा। ठीक है ना, जैसे हम कोरोना वायरस से जूझ चुके हैं पूरा वर्ल्ड, तो ये बड़े घातक साबित होते हैं। तो जो हमारे सामने ऑप्शन था बेटा कि ये है क्या, तो ऑप्शन ए ये वायरस है। क्या है बेटा, ये ऑप्शन ए ये क्या है, एक वायरस। क्लियर है भाई, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर, क्लियर है। तो कहता है विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2024। तो ऑप्शन आपके सामने है, सीमाओं को पाटना यानी कि शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर,
ऑप्शन बी जल का महत्व, आप समझिए वैल्यू ऑफ वाटर यानी कि जल का क्या महत्व है। ऑप्शन सी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि अदृश्य को दृश्यमान बनाना। और ऑप्शन डी एक्सीलरेटिंग चेंज, यानी कि परिवर्तन में तेजी से लाना। तो जो ये थीम है वर्ल्ड वाटर वीक 2024, ये है क्या भाई इनमें से? ठीक है, तो इस थीम के बारे में बेटा जान लेते हम एक बार। तो थीम क्या कहती है कि आप देख रहे हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट सीवी हर साल विश्व जल सप्ताह का आयोजन करता है और 1991 से ये ऐसा करता आ रहा है। यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1991, 1991 से शुरुआत हुई और 2024 का आयोजन 25 और 29 अगस्त को स्टॉकहोम वाटर फ्रंट कांग्रेस सेंटर में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से होगा। यानी कि हुआ ये कब? 25 और 29 अगस्त को। ठीक है बेटा। और 2024 की जो थीम है सीमाओं को पाटना, जो थीम है वो थीम क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। सीमाओं को पाटना यानी कि शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए पानी की आवश्यकता। और विश्व जल सप्ताह एक प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक जल मुद्दों पर ध्यान इकट्ठा करता है और दुनिया भर के लोगों के लिए एक विविध समूह को एक साथ लाता है। अलग अलग समूह को एक साथ ले आता है जिसमें निर्णयकर्ताओं, व्यापारिक नेता, शहर के योजनाकार और कार्यकर्ता और शोधकर्ता, ये सब क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और 2024 में ये अभी लास्ट मंथ 25 से 29 अगस्त तक आयोजित हुआ था और इसकी थीम थी सीमाओं को पाटना, यानी कि शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए पानी। क्लियर है बात? तो आप हम ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि लिखा है वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये थीम आपको समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 आवर्स, जो 3 आवर्स हैं ऑफ फुटबॉल आर फेमस इन विच कंट्री, कि फुटबॉल के 3 जो आर हैं वो किस देश में प्रसिद्ध हैं, फेमस है किस देश के अंदर? तो ऑप्शन जो ए है आपके सामने वो मैक्सिको, ऑप्शन बी जो है आपके पास वो ब्राजील, ऑप्शन सी जो है आपके पास पेरू और ऑप्शन डी है आपके पास यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो फुटबॉल के जो 3 आर हैं वो किस देश में फेमस है? ठीक है, तो चलिए इसकी भी एक्सप्लेनेशन करें बेटा। पहले ये है क्या 3 आर? तो कहता है ब्राजील, किसकी बात कर रहा है? ब्राजील में फुटबॉल के 3 आर मशहूर हैं। कहां पे? ब्राजील कंट्री। और 3 आर रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डिनो हैं। समझ में आ गया? 3 आर किससे मिलकर बने? रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डिनो। 2002 में 3 आर ने ब्राजील को 5वीं बार विश्व कप जीतने में क्या करी थी? मदद करी थी। 5वीं बार विश्व कप जीतने में इन्होंने तीनों ने मदद करी थी, इसलिए ये 3 आर से क्या हो गए? फेमस हो गए। और कहां पे फेमस हो गए? ब्राजील। कहां पे? ब्राजील में। तो रोनाल्डो ने गोल्डन बूट जीता और रोनाल्डिनो ने कई बेहतरीन प्रदर्शनों के साथ अपना नाम वहां पे बनाया। तीनों में सबसे उम्रदराज रिवाल्डो ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया और ब्राजील का राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने 5 बार फीफा विश्व कप जीता है। कितनी बार? 5 बार। वह एकमात्र टीम है जिसने हर विश्व कप प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। ब्राजील ने हर बार क्या किया? क्वालिफाई किया है। और टीम का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1914 में था। उन्होंने 1930 में पहले फीफा विश्व कप में खेला था। कब खेला था? 1930 में। और पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब हुआ था? 1914 में हुआ था। क्लियर है बात? तो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं लेके आता हूं ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको ना हो। ठीक है, तो ये ब्राजील में जो 3 आर से क्या है? मशहूर।
और 3 R मैंने आपको ये बता दिया किन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी ब्राजील, क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी ब्राजील हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी में कौन अपॉइंट किया गया नए डायरेक्टर जनरल के लिए? तो ऑप्शन ए आपके सामने जो आता है वो है बी श्रीनिवासन, ऑप्शन ए बी श्रीनिवासन, ऑप्शन बी आर के विश्वकर्मा, ऑप्शन सी जो है वो अशोक कुमार जी, या ऑप्शन डी जो है वो अरुण सिंह। तो ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है कि भाई कौन अपॉइंट किए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के डायरेक्टर जनरल को जो है वो कौन अपॉइंट किए गए। क्लियर है, आगे बात समझ में? तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम जान लेते हैं बेटा थोड़ी सी। कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 27 अगस्त 2024 लास्ट मंथ में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, ये एक क्या है आईपीएस अधिकारी है जिनका नाम है बी श्रीनिवासन, क्या नाम है इनका? बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की अध्यक्षता की जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी क्या थे मौजूद थे। और बी श्रीनिवासन ने सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की जगह ली है। किसने? अनीश दयाल सिंह की जगह ली, जिन्होंने अस्थायी रूप से एनएसजी का नेतृत्व किया था। और एनएसजी महानिदेशक के रूप में श्रीनिवासन का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगा, यानी कि 31 अगस्त 2027 तक ये रहेंगे। और हाँ क्या 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और बिहार कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी श्रीनिवासन वर्तमान में बिहार पुलिस अकादमी का निर्देशन करते हैं। और 1986 में स्थापित एनएसजी, तो एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक विशिष्ट आतंकवाद विरोधी बल है। ठीक है भाई, तो इसकी शुरुआत मैंने आपको बता दी कब हुई थी? 1986 में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे अमित शाह जी की अध्यक्षता में इन्हें क्या किया गया? इनका चयन किया गया है। और ये कब तक इनका कार्यकाल रहेगा? इनका कार्यकाल रहेगा 31 अगस्त 2027। ठीक है, यानी कि 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। क्लियर है बात? तो ये एक आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए क्या होगा? बी श्रीनिवासन इज राइट। क्लियर है, तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? तो एनएसजी भी पता चल गया आपको, इसकी स्थापना कब हुई और किसने अपॉइंट करा इन्हें। ठीक है, और ये वहां आईपीएस अधिकारी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि दरभंगा राज के विरुद्ध मधुबनी के किसानों के आंदोलन का नेता कौन था? Who was the leader of the movement of peasant of मधुबनी अगेंस्ट दी दरभंगा राज? और ऑप्शन आपके सामने है स्वामी रामानंद, ऑप्शन बी आपके सामने स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी आपके सामने है राम मनोहर लोहिया, और ऑप्शन डी आपके सामने है स्वामी विद्यानंद। ठीक है, हु वॉज द लीडर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ मधुबनी अगेंस्ट द दरभंगा राज? तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे हम चले। पहले कहता है स्वामी विद्यानंद, किसकी बात की गई है? स्वामी विद्यानंद दरभंगा राज के खिलाफ मधुबनी के किसानों के आंदोलन के क्या थे? नेता थे, स्वामी विद्यानंद। और ये आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था ये?
1919 में शुरू हुआ। यह आंदोलन करों और जमींदारों, जो करों और जो जमींदारी प्रथा और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से संबंधित था। और स्वामी विद्यानंद एक किसान कार्यकर्ता थे। कौन थे? एक किसान कार्यकर्ता थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो अब आपको आंसर पता चल गया भाई कि जो हमारे पास स्वामी विद्यानंद जी, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर होगा। ये क्या थे बेटा? किसानों के आंदोलन के नेता थे। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए फिर क्लियर है तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार अमंग द फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए आपके सामने है थर्ड, ऑप्शन बी आपके सामने है फोर्थ, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 70। ठीक है, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार अमंग द फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो चलिए बेटा इसका आंसर भी जानते हैं। तो कहता है बिहार देश में सब्जियों का तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जो वेजिटेबल्स की हम बात करें उसमें तीसरा है जो सबसे क्या है बेटा बड़ा उत्पादक। और फलों की अगर हम बात करें तो चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। फलों की अगर हम बात करें तो जो फोर्थ पे आता है। और ये भारत में लीची, मखाना, अमरूद, भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक है। किस किस का? ये भारत के अंदर लीची, मखाना, अमरूद और किसका? भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य पहले से ही लीची, बासमती चावल और हिम मटर का निर्यात करता है। ठीक है, तो मैंने वेजिटेबल्स में भी रैंक बता दी इसकी बिहार की, और जो हमारे फ्रूट्स हैं उसमें भी हमने बता दिया। वो ऑप्शन की तरफ बढ़ते। तो पूछा किस में गया? ये फूड ग्रेन्स में पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारे पास अच्छा फूड ग्रेन्स में पूछ रहा है बेटा। तो ये फूड ग्रेन्स में जब पूछ रहा है तो फूड ग्रेन्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 8वां होगा। तो वेजिटेबल्स में आपको पता चल गया, फ्रूट्स में पता चल गया, और अगर फूड ग्रेन्स की बात करेगा तो ये हमारा 8वां इसका क्या होगा? इसकी रैंक है। क्लियर है बात? ठीक है, तो वेजिटेबल पूछे तो उसमें थर्ड बता देना, फ्रूट्स में पूछे तो उसमें क्या बता देना भाई? फोर्थ बता देना। टोटल फूड ग्रेन्स में पूछे तो आप क्या बोल दोगे? 8th में। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। क्लियर है तो मैं कहता है सही मिलान वाले पुरातत्व स्थलों और उन स्थानों का चयन करें जहां ये स्थित हैं। सिलेक्ट द करेक्टली मैच आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड प्लेसेस वेयर दिस आर लोकेटेड। तो आपके सामने कहता है रॉक टेम्पल कहां? गोलगोंग। राजा बली का गढ़ कहां? मधुबनी। अशोक का महल कुम्हरार। और इन चारों में आपको ये बताना है कि ये बिल्कुल सही है नहीं। तो ऑप्शन ए कहता है केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी बोलता है केवल 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी बोलेगा केवल 1, 3 और 4 सही है। या ऑप्शन डी बोलेगा 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों के चारों सही है। तो सिलेक्ट द करेक्टली मैच आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्लेसेस वेयर दिस आर लोकेटेड। तो रॉक टेम्पल की बात करा, फिर राजा बली का गढ़ और केसरिया स्तूप की बात की गई है यहाँ पे, और हमारे प्लेस ऑफ अशोका की बात की गई। तो आप देखेंगे रॉक टेम्पल गोलगोंग में है, बिल्कुल सही है। राजा बली का गढ़ मधुबनी में, ये भी भाई बिल्कुल सही है। अशोक का महल और केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में, ये भी बिल्कुल सही है। और अशोक का महल कुम्हरार, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे जो हमारे पास ऑप्शन डी दे रखा है ऑल 1, 2, 3 एंड 4, ये सब क्या है बेटा करेक्ट है, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स बिल्कुल सही है। तो ये सही हमारा मिलान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए सही बात है, क्लियर है। तो चलें फिर आगे।
तो अब आप देखेंगे जरा, कहता है कि गोलगोंग या कर्नलगंज में रॉक मंदिर भगलपुर में स्थित है। यह मंदिर गुप्त काल का और इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म जैसे कई धर्मों को दर्शाती नक्काशी है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव जी को क्या है? समर्पित है। और केसरिया स्तूप को दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना, केसरिया स्तूप को दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहा जाता है। और यह जावा में प्रसिद्ध बोरोबुदुर स्तूप में से 1 फीट ऊंचा है। उससे कितना? 1 फीट क्या है इसकी ऊंचाई है। तो सबसे ऊंचा केसरिया स्तूप में यहाँ पे। क्लियर है बात? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। कहता है किस भारतीय एथलीट ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में 200 मीटर दौड़ में भारत का पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो विच इंडियन एथलीट क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियन फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन 200 मीटर रेस एट 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? तो आपके सामने ऑप्शन है एकता भयान, ऑप्शन बी जो है करम ज्योति दलाल, ऑप्शन सी जो है पलक कोहली, या ऑप्शन डी प्रीतपाल। ठीक है, तो विच इंडियन एथलीट ने जो अभी क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने? 200 मीटर रेस में, और जो ये हमारे पेरिस पैरालंपिक्स में। ठीक है, तो चलिए बेटा, कहता है प्रीतपाल, किसकी बात की गई है? प्रीतपाल पेरिस पैरालंपिक 2024 में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। और उन्होंने महिलाओं की 200 मीटर T35 क्लास में 30.01 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? कांस्य। इससे पहले उन्होंने इसी इवेंट में 100 मीटर T35 क्लास में एक और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने चीन की जिया जोई और गुओ कियानकियान ने पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने क्रमशः स्वर्ण और रजत यानी कि गोल्ड और सिल्वर जीता। और उनकी उपलब्धि पैरालंपिक और ओलंपिक में भारतीय महिलाओं के लिए क्या था? ऐतिहासिक क्षण। तो ये प्रीतपाल हैं जिन्होंने ये पेरिस पैरालंपिक 2024 में ये हमारे लिए क्या जीता है? ये पहली क्या बन गई? भारतीय महिला बन गई। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपके सामने आता है ऑप्शन डी प्रीतिपाल। प्रीतिपाल, ठीक है, क्लियर है भाई बात? तो ऑप्शन डी प्रीतिपाल हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड? जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? और ऑप्शन आप जैसे देख रहे हैं, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, और ऑप्शन डी चेन्नई। तो वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड? कहां पे ये हुई? तो किस राज्य में हुई, हम इसके बारे में जानते हैं। है क्या इसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। तो किसने करा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को, अभी रिसेंटली में। और कहां पे? न्यू दिल्ली। कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली। और सम्मेलन का उद्घाटन भारत मंडपम में किया गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। 75 साल पूरे होने के लिए इन्होंने क्या करा? उपलक्ष्य पर एक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। और इस कार्यक्रम में 6 सत्र शामिल थे, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला न्यायपालिका के 800 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें क्या लिया? भाग लिया। और सत्र न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे,
पहुंच और समावेशिता में सुधार, न्यायिक सुरक्षा, केस प्रबंधन रणनीतियां और न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने पर केंद्रित था। और सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा हुई कि उच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका की जरूरतों को बेहतर तरीके से कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये कहां पर, न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है, और भारत मंडपम। क्लियर है बात। तो ऑप्शन जो हम देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर कहता है नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नीतीश कुमार won gold medal in which event at 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन डी बी है मुक्केबाजी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी है टेनिस, या ऑप्शन डी रेसलिंग यानी कि कुश्ती। तो नीतीश कुमार जी ने अभी हाल ही में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। तो उन्होंने किस फील्ड में ये जीता है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले कहता है नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। और इससे पहले अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। और 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस फ्रांस में हो रहा है। 28 अगस्त से, और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा भाई 8 सितंबर 2024 तक, अभी भी चल रहा है ये। और 29 वर्षीय और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नीतीश ने एक करीबी मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल बैथेल को 21-14, 18-21 और 23-21 से हराया। और नीतीश ने 2009 में एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था, एक ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर खो दिया। और SL3 वर्ग में बैडमिंटन खेलने के लिए प्रमोद भगत से क्या हुए थे, प्रमोद भगत से प्रेरित हुए थे। वहां से इनकी ये जर्नी क्या हो गई, शुरू हुई। क्लियर है बात। तो ये बैडमिंटन में इन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। क्लियर है, पूरी डिटेल आपके सामने लेके आता हूं बेटा मैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए हम कैसे भी आंसर वहां से कैरी कर दें। क्लियर है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैडमिंटन क्या होगा, करेक्ट आंसर। बैडमिंटन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलें फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं इन व्हाट फॉर्म डू फंगी स्टोर फूड। कवक किस रूप में भोजन संग्रहित करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हर एक टाइप के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, बीपीएससी के हो, जीएस में हो, ठीक है, जनरल साइंस के हो, हिस्ट्री वगैरह, जो भी चीज है वो सब आपके लिए लाया जाएगा। आपको कोई दिक्कत होने की, परेशानी होने की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन जो कहता है इन व्हाट फॉर्म डू फंगी स्टोर फूड, किस फॉर्म में फंगी जो है फूड को स्टोर करते हैं। ऑप्शन है लिपिड है, ऑप्शन बी स्टार्च है, ऑप्शन सी तेल या हमारे पास ग्लाइकोजन है, या ऑप्शन डी प्रोटीन है। ठीक है, किस फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। तो आप देखेंगे ऑयल एंड ग्लाइकोजन आर स्टोर्ड इन द फंगस। तो ग्लाइकोजन एक टाइप ऑफ फूड है दैट एनिमल्स एंड फंगी स्टोर, जो एनिमल और फंगी स्टोर करते हैं। तेल और ग्लाइकोजन कवक में संग्रहित होते हैं, और ग्लाइकोजन एक प्रकार का भोजन है जिसे जानवर और कवक संग्रहित करते हैं। तो जो हमारे सामने ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन सी तेल और ग्लाइकोजन, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो। तो किस फॉर्म में, ऑयल और ग्लाइकोजन फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेन लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो ऑप्शन कहता है ए सैयद अहमद खान और आगा खान, ऑप्शन बी कहता है मोहम्मद इकबाल या सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या सिकंदर हयात खान, या ऑप्शन डी मोहम्मद अली और शौकत अली।
तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट के कौन मेन लीडर थे? क्लियर है? तो आप ऑप्शन दे के बाद हम आंसर पे आते हैं। कहते हैं खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करना और तुर्की सुल्तान यानी कि खलीफा को उसके पूर्व पद पर बहाल करना था। ये उनका उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन का। अब जो अली बंधु थे, ठीक है, अली ब्रदर, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहनी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो वो गठन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन पता चल गया क्या था भाई, इसका उद्देश्य क्या था। और अब हम अगर ऑप्शन पे आए तो आप देखेंगे जो ऑप्शन डी है मोहम्मद अली और शौकत अली, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्लियर है बात? ठीक है, ये मुख्य नेता थे खिलाफत आंदोलन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर बेटा। कहता है बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट अकेडमी एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एट विच प्लेस? तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नालंदा या ऑप्शन डी राजगीर। ये चार ऑप्शन हमारे सामने। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम पहले। कहता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजगीर में एक अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। और राजगीर खेल परिसर में आधुनिक खेल चोटों के उपचार के लिए 24 बिस्तरों वाला अस्पताल है। यह भारत में पहली ऐसी सुविधा है जो एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालयों को दोनों को जोड़ती है। इस पे ध्यान देना। और यह परिसर 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेलों का समर्थन करता है और नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कुश्ती हो, ठीक है, भारोत्तोलन हो या एथलीट्स के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। और खेल विश्वविद्यालय एक बड़ी खेल लाइब्रेरी के साथ खेल प्रबंधन, पोषण, विज्ञान इसके में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो ये बिहार सरकार का एक क्या बेटा महत्वपूर्ण कदम है और बहुत जरूरी भी है। ठीक है, और ये कहां पर शुरुआत हुई? राजगीर। कहां पे? राजगीर में इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। तो जो हमारे सामने ऑप्शन है ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। राजगीर में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटा आज हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जीएस के, बीएस, हर एक टाइप के हमने क्वेश्चन करे। तो हमारा मोटिव ही यही है कि आप लोगों के हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, मदद कर सकें, आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हमारी में इतने क्वेश्चन थे बेटा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे आपसे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो धन्यवाद बेटा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।